गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे, आज एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर शेप का कंडक्टर है। एक क्या है? सर्कुलर शेप का कंडक्टर है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। समझिएगा अच्छे से। एक चार्ज है q जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। पूछा है फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट। आपको एवरेज करंट बताना है कि कितना फ्लो हो रहा होगा इस सर्कुलर शेप का कंडक्टर में। क्या आप आंसर बता सकते हैं हमें या नहीं? बता सकते हैं तो बोलिए, अदरवाइज हम बताते हैं। चलिए देखो, मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले बात कि इसका हमको एवरेज करंट बताना है कि एवरेज करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसमें। एक मैं क्रॉस सेक्शनल कंसीडर कर सकता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई एवरेज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई एवरेज इजकल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मान लो कि चार्ज कितना टाइम में यहां से मान लो कि चार्ज निकला और फिर से ऐसे 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 आया, तो कितना टाइम में चार्ज यहां पे पहुंचेगा, यहां पे कितना टाइम में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम में चार्ज फिर से यहां पर पहुंच जाएगा। एक बार तो यहां से निकला और फिर से कितना टाइम के बाद यहां पे पहुंच जाएगा। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू होगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो होगा वो Q होगा। कितना होगा? Q होगा, क्योंकि एक बार इस Q चार्ज को चक्कर लगाने में टोटल जो टाइम लगेगा वो 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई बाई ओमेगा से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है? Q चार्ज पास हो रहा है। तो सिंपल सा अब हम लोग आई एवरेज बता सकते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, कितना चार्ज पास हो रहा है 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में, क्यू चार्ज कितना टाइम में, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू ओमेगा बाई 2 पाई एम्पियर। दिस इज योर आंसर। ए ओमेगा यहाँ चला जाएगा। आया समझ में? बोलिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर देने होंगे। तो चलिए लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले इसको लिखिए। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा करंट डेंसिटी। हेडिंग क्या डालना है? करंट डेंसिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ना। करंट डेंसिटी, इस चीज को हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को कौन सा वेक्टर से? जे वेक्टर से। समझो क्या होता है करंट डेंसिटी। बोलता क्या है कि मान लो कि अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे एक क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, राइट। और यहाँ से करंट है जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट क्या है? फ्लो हो रहा है। और इस साइड करंट जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन जो किया गया है
वो बोला गया है करंट फ्लो पर यूनिट एरिया is called current density, यानी जो करंट जो फ्लो होता है यूनिट एरिया में उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये जो इसका क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन होता है करंट डेंसिटी में, तो इसीलिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आप बोल रहे हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है its direction is along the flow of current। इसका डायरेक्शन किस साइड होता है? along the flow of current। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अच्छी बात। अब थोड़ा सा समझिए इसको एसआई यूनिट क्या होता है। इट्स एसआई यूनिट इज करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा? करंट फ्लो पर यूनिट एरिया यानी आई बाई ए यानी कितना? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझो, बोलता क्या है कि करंट डेंसिटी जो होता है करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, यानी I इजकल टू चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है I बाई ए वेक्टर। बोलिए होगा? यानी I इजकल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोलिए ये चीज होगा या नहीं? बोलो, नहीं तो इसको और अच्छा से हम समझाएंगे। समझिए कि अब तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही आप क्यों लिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिए? पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया? तो देखो इतना तो सिंपल है कि I इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा J इंटू ए होगा, लेकिन क्रॉस होगा कि डॉट होगा? तो सोचो करेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये चीज रॉन्ग हो जाता। अगर हम दो वेक्टर के बीच में डॉट ले लिए तो करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है? स्केलर होता है। तो इसीलिए इस जगह पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट ना लेकर के डॉट प्रोडक्ट लिया और सीधे लिख दिया I इजकल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस चीज को आपको याद रखना है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आई थिंक हो गया होगा आप लोग का। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसी को समझते हैं। देखो एक तो हम वेक्टर लगा करके इक्वेशन लिख दिए I इजकल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। थोड़ा सा समझो इसको, एक पॉइंट और बना करके। मान लो कि हमारे पास एक एरिया है जिसका एरिया वेक्टर सम एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ।
मान लीजिए ए हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए वाला, और इससे मान लो कि करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है। अभी इस सिचुएशन में चलिए, अभी इस सिचुएशन में जो एरिया वेक्टर होगा वो किस साइड होगा भाई? एरिया वेक्टर किस साइड होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। आपको बताया गया था ना कि एरिया वेक्टर जो होता है वो किस साइड होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब थोड़ा सा समझो, इस एरिया वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि a cos थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि a sin थीटा होगा। अब सोचो, a वाला एरिया वेक्टर जिस एरिया का एरिया वेक्टर होगा वो एरिया कैसे होगा? एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस इस तरह से होगा। ए वाला एरिया वेक्टर जिस एरिया का एरिया वेक्टर होगा वो तो एरिया ऐसे होगा भाई। बोलिए, समझिए इस चीज को, ऐसे होगा ना, तभी तो परपेंडिकुलर टू सरफेस a cos थीटा इसी एरिया का तो एरिया वेक्टर होगा, a sin थीटा इसी एरिया का तो एरिया वेक्टर होगा। तो सोचो, अगर करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या इससे करंट का फ्लो होगा? तो आंसर है नहीं, इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। ऐसे समझो, मान लीजिए कि एक कॉपी है मेरे पास, ये क्या है? कॉपी। अब एक कॉपी जो है ऐसे रख लिया और करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर। तो सोचो, करंट तो इस पे से ऐसे चला जाएगा, क्या इसके अंदर जा पाएगा करंट? नहीं जा पाएगा। तो करंट का तो इसके थ्रू फ्लो ही नहीं हुआ, ये तो ऊपर ऊपर ऐसे चला जाएगा। लेकिन इस कॉपी को अगर हम ऐसे कर दें तो करंट जब ऐसे जा रहा है तो इससे क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो ए वाला एरिया हमारे लिए कोई मतलब का ही नहीं रहा। हमारे लिए कौन सा एरिया मतलब का रहा? ए वाला एरिया हमारे लिए मतलब का रहा। तो समझो कि अगर अब हम आई को लिखें या जे को लिखें तो जे को मैं लिख सकता हूं आई अपॉन a cos थीटा। बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? जे को क्या लिख सकता हूं? I अपॉन a cos थीटा। तो J इजकल टू या I इजकल टू क्या होगा भाई? वेक्टर भी हटा देते हैं। I इजकल टू जे ए cos थीटा होगा। बोलिए, होगा कि नहीं? जे ए cos थीटा। तो I इजकल टू, इसको मैं J वेक्टर डॉट A वेक्टर नहीं लिख सकता हूं? बोलिए, यहां पे जो I इजकल टू मैं J डॉट A कर दिया, ये सिंपली मैंने क्या किया? वेक्टर के मदद से किया। यहां पे I इजकल टू जो J डॉट A किया वो आपको समझा करके किया कि इस एरिया का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग दिस डायरेक्शन और एक अलोंग दिस डायरेक्शन। इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर होगा, इस वाले एरिया वेक्टर का होगा जो इधर होगा। इस वाले एरिया से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। इस वाले एरिया से करंट का फ्लो होगा और हमारे लिए यही एरिया क्या है? काम का है। यही वाला एरिया काम का है। ए तो एरिया हमारे लिए काम का हुआ ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? ए cos थीटा होगा। तो J इजकल टू आई बाई ए cos थीटा, I इजकल टू J cos थीटा, तो I इजकल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई?
अगर हो गया तो इसको लिखे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई पाइप है। एक पाइप जो है वो इस टाइप का है, या इस टाइप का मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक। तो चलिए, चलो आगे देखो। हमारे पास इस तरफ का एक वायर है, इस तरह का क्या है, हमारे पास एक वायर है इस तरह का। यहाँ का एरिया मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A2 है, और यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा है। चलिए आगे देखिए। मान लो कि इस टाइप का हमारे पास एक वायर है, इस टाइप का हमारे पास क्या है, एक वायर है। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कि A2 है, ठीक है। यहाँ का A1 है और यहाँ का A2 है। यहाँ से करंट मान लीजिए कि I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ से करंट मान लो I2 फ्लो हो रहा है। यहाँ का करंट डेंसिटी मान लीजिए J1 है, और यहाँ का करंट डेंसिटी मान लीजिए J2 है। अब सोचो कि I1 और I2 दोनों तो होगा इक्वल यार। I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं, जो बताओ पहले। होगा ना, कंफर्म ना, क्योंकि बीच में तो कहीं रुक ही नहीं सकता है। बीच में करंट कहाँ रुकेगा, नहीं रुकने का कोई जगह नहीं है। जितना यहाँ से करंट अंदर जाएगा उतना ही यहाँ से करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि बीच में करंट रुकने का कोई जगह नहीं है। जितना अंदर की ओर जाएगा उतना ही बाहर की ओर निकलेगा। इट इज जस्ट लाइक ए फ्लो ऑफ वाटर। पाइप को कितना भी ऊपर मोटा कर दो और नीचे कितना भी उसको पाइप को पतला कर दीजिए आप। ऊपर से अगर आप 1 सेकंड में 1 बाल्टी डाल रहे हो पानी उस पाइप में, तो नीचे से भी 1 सेकंड में 1 बाल्टी पानी निकलेगा, क्योंकि बीच में पानी रुकने का कोई जगह ही नहीं है। अगर ऊपर से आप 1 बाल्टी डालोगे 1 सेकंड में, तो नीचे से भी 1 सेकंड में 1 बाल्टी ही पानी निकलेगा। होगा अंतर क्या, कि उसकी डेंसिटी वहाँ पे निकलने का हाई होगा, और ऊपर का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पे करंट का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी J2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, J1 होगा। अब थोड़ा सा समझो, I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, J1 A1 लिख सकता हूँ ना, और I2 को क्या लिख सकता हूँ, अभी तो बताया हूँ, J2 A2 लिख सकता हूँ। चलिए, अब I1 इक्वल टू क्या है, I2 है, तो I1 इक्वल टू जब हम I2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2। और ये चीज़ जो है फॉर एनी वायर के लिए वैलिड है, फॉर एनी वायर के लिए। कोई भी वायर लो उसमें ए वाला जो है कंडीशन वो फॉलो होता है, J1 A1 इक्वल टू J2 A2। समझ में आया, क्योंकि बीच में चार्ज कहीं भी नहीं रुक सकता है, बीच में करंट कहीं भी नहीं रुक सकता है।
जितना करेंट यहाँ से जाएगा उतना ही करेंट उतना ही टाइम में यहाँ से वापस निकलेगा। चेंज होगा तो सिर्फ डेंसिटी का चेंज होगा, यहाँ पे डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर ना? आगे बढ़ो, चलिए इसको लिख लीजिए, पहले इसे लिख लीजिए।